जो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? तो ये समझो, एक तरह से यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, मतलब एक तरह से कोई वायर होगा जिस पर कोई जो चार्ज लेमडा है उसका वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर होता है, ठीक है। तो इससे किसी भी r डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में डिटेल में सॉल्व करके बताया कि किसी भी r डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है E बराबर होता है लैम्डा 2πr∈0, या इसी को लिखना हुआ तो 2k λ∈0, सॉरी r लिखना होगा। तो E बराबर या λ/2π∈0 लिखूँ या E बराबर 2k λ/r लिखूँ, यदि किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी से r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसी तरह क्वेश्चन था, उसमें हमने डिटेल में सॉल्व करके ये रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो वीडियो को बैक जा करके देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व हुआ है। यदि शॉर्टली में बता दूँ यहाँ पे, तो क्या करते हैं, एक तरह का हमें गाउसियन सरफेस डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टली बता देता हूँ, एक तरह से गाउसियन सरफेस डिजाइन करते हैं और इस गाउसियन सरफेस के लिए ये इसका लेंथ एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मानते हैं, और ये जिस भी डिस्टेंस पर बनाना है, जिस भी डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, उस डिस्टेंस का क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म करते हैं, ठीक है, r डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँ, फ्लक्स लिखूंगा E बराबर, फ्लक्स केवल ऊपर और नीचे वाले पार्ट के कारण 0 होता है, साइड वाले पार्ट के कारण आता है वो E होता है, और वो हो जाता है 2πr × L, ठीक है। और फ्लक्स Qin/ε0 लिखते हैं, और इस Qin का मतलब कितना गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, और चार्ज तो केवल इसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लेंथ क्या लीनियर फॉर्म में है, तो इसके लिए λ/L/ε0, दोनों फ्लक्स है, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो λ/L/ε0 × E 2πr × L, तो L से L कट गया तो E बराबर आ जाता है सिंपली λ/2πr∈0। तो इस तरह से किसी भी r डिस्टेंस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है। तो ये चीज़ हमने 14 में भी सॉल्व किया था, 15 में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हमारे पास कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज पॉजिटिव चार्ज लीनियर इन डेंसिटी दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इट इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब इसके चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सब सुनिए, इसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा स्पेस है यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस जो हमारा लीनियर वायर है उसके चारों ओर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टली मोशन है, सर्कुलर मोशन, और जो इसका सेंटर से क्रॉस कर रहा है एक तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी का कोई वायर है, ठीक है, जिसपे लैम्डा चार्ज उसका दे रखा है, जो चार्ज डेंसिटी है। तो इसके चारों ओर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा सेंटर की तरफ, फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा E × Q, और Q का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना है, इसे r डिस्टेंस पे हम निकाल रखे, वो कितना है, 2k λ/r। E का वैल्यू मतलब यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है 2k λ/r, सिंपल है। और ये चार्ज कितना है, तो ये चार्ज Q है। तो ये जो E किसके कारण आया, इस वायर के कारण इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, और यही हमारा फोर्स क्या सेंटीपीटल की तरह बिहेव करेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, mv²। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पे सेंटीपीटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको दोनों को बराबर होना होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो mv² के बराबर ये टर्म को होना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये सेंटीपीटल फोर्स है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपीटल फोर्स के बराबर करना होगा। तो mv² यहाँ क्या है, 2k λ, यहाँ क्या है 2k λ/r × Q mv²/r, ठीक है, r से r ये कट गया, ठीक है। तो इस तरह से mv² बराबर क्या आ गया, 2k λ × Q, mv² बराबर क्या आ गया, 2k λ × Q। क्वेश्चन हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। वो पूछा जा रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो mv² का वैल्यू किसके बराबर है, तो mv² का बराबर 2k λ × Q के बराबर है, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा k λ × Q, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², और हाफ mv² होता है, तो mv² का वैल्यू 2k λ Q है।
तो एम बी स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म लिख दिए, ठीक है, और 2k लैम्डा क्यू कट गया। तो इस तरह k लैम्डा क्यू आ गया सिंपली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, k लैम्डा क्यू आ गया है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो रेडियस आ रहा है क्या, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लैम्डा कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट होता ही। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारे पास, तो सबका वैल्यू लिख देता हूँ, 9 × 10⁻⁹। लैम्डा का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻8 है, ठीक है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या 10⁻⁻19 10⁻⁻8 है और 10⁻9 है, तो ये आ जाएगा ke बराबर 9 दूनी 18 इंटू 1.6, और ये कितना हो जाएगा 10⁻1 10⁻⁻19 तो ये 10⁻18। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आता है मल्टीप्लिकेशन करने पर। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं जल्दी से। तो 18 इंटू 1.6 आता है हमारे पास 28.8 आता है, 28.8 इंटू 10⁻⁻18। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो जूल, तो इसी को लिखना हुआ तो मैं काइनेटिक एनर्जी बराबर ये भी लिख सकता हूँ, 2.88 की जगह 2.88 और की जगह 28.8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2.88 इंटू 10⁻17 जूल, ठीक है। तो कोई भी रेडियस से मूव करे, किसी भी रेडियस से मूव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 2.88 इंटू 10⁻17 जूल होगा। बहुत कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आंसर हमारा यही है, एग्जैक्टली आंसर सेम आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये फोर्स के इक्वेशन को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या करना था, एम बी स्क्वायर के बराबर करना था। एम बी स्क्वायर का रिजल्ट आ गया और हाफ एम बी स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी रो, मतलब एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप का कोई है जिसमें चार्ज, सिलेंड्रिकल टाइप का एक ज्योमेट्री है जिसमें चार्ज है हमारे पास, रो डेंसिटी का चार्ज है इसमें, और ये एक्सिस हो गया सिलेंडर का, रो डेंसिटी का चार्ज है इस सिलेंडर में, ठीक है। और इसके एक्सिस से कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना है। तो एक चीज़ पता है कि रो जो है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। और इसका जो सिलेंडर का एक्सिस है उसे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। गॉस लॉ का यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कुछ बोला नहीं गया, हॉलो के बारे में नहीं बोला गया, तो इसको मानेंगे सॉलिड सिलेंडर है। तो हम क्या करते हैं कि गाउस सरफेस डिजाइन करते हैं जिसका रेडियस क्या हो, x हो, और ये P पॉइंट उस गाउस सरफेस का सरफेस पॉइंट पे आ जाए। तो उसी तरह का मैं गाउस सरफेस डिजाइन कर देता हूँ जिसका भी रेडियस x हो। तो इधर भी x डिजाइन करना पड़ेगा और ये हमारा गाउस सरफेस बन जाएगा। ये इसका ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा सर्कुलर और ये नीचे का, और इस तरह ये हमारा गाउस। अच्छा, थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये और बढ़ा दी तो इस तरह से ये P पॉइंट। तो मैं इसको ड्रॉ अब कुछ इस तरह से करता हूँ। ये हमारा गाउसियन सरफेस का पार्ट है जो डॉटेड है, तो इसको मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा रेडियस हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं, और ये रहा हमारा। तो अब ये क्या हो गया, गाउसियन सरफेस बन गया, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना है, x है। लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो l लेंथ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब हमारा क्या है कि जो P पॉइंट है जो एक्सिस से x डिस्टेंस पे था, अब वो गॉसियन सरफेस पर आ गया है और ये पॉइंट P यहाँ बन गया है, ठीक है। ये P पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये चूँकि सॉलिड सिलेंडर था तो इस मैंने क्या कर दिया, इसके x एक्सिस मतलब जो सिलेंडर का एक्सिस है उसे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने एक तरह से गाउसियन सरफेस बना दिया जो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है। तो अब इस पर भी कुछ चार्ज होगा, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम पे, और मैंने x रेडियस का एक तरह से सिलेंडर ड्रॉ किया तो उस पर भी चार्ज होगा जो अंदर में था। तो उस पर कितना चार्ज होगा वो पता कैसे करेंगे, तो इस पर जो चार्ज होगा मैं इसको Q बोल देता हूँ, ठीक है। इस पर जो चार्ज है Q, उसके लिए मैं लिखूंगा रो डेंसिटी और इसका पूरे का वॉल्यूम। तो पूरे का वॉल्यूम क्या लिखूंगा, पूरे का वॉल्यूम लिखूंगा पाई r² L, ठीक है, पाई r² L
तो यहाँ आर की जगह एक्स देना होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से क्यू बराबर हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर एल, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो गाउसियन सरफेस पे कितना चार्ज है वो हमको निकल जाएगा। क्योंकि पूरा रो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं तो उसी जो भी रेडियस का हमारे पास सिलेंडर उससे एक्स रेडियस का हम सिलेंडर उससे निकाल लेते हैं, एक्सिस दोनों का सेम है, तो इस पर कितना चार्ज होगा वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। तो इस पर कितना चार्ज होगा मुझे पता चल गया। अब देखो ये ऊपर वाले के कारण फ्लक्स को मैं बोल देता हूँ φ1, ठीक है, नीचे वाले के कारण फ्लक्स को φ2 और इसके कारण फ्लक्स को φ3, या फिर मैं इसको φ2 बोल दूँ और इसको बोल दूँ φ3। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। मतलब ये जो गाउसियन सिलेंड्रिकल हमारे पास जो सरफेस है उससे नेट फ्लक्स कितना होगा, तो एक ऊपर की तरफ से जो फ्लक्स पास होगा, एक नीचे की तरफ से और एक पूरी तरह से चारों बगल से। तो ये एक तरफ से मान लिया सिलेंडर है, तो ये ऊपर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, नीचे से कितना हो रहा है, और इसका जो चारों बगल है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व किए थे, सेम टाइप का क्वेश्चन बना था, 15 भी इसी तरह का क्वेश्चन था, तो 16 भी तो है इसी तरह का। तो φ1 क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण आएगा हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है, हमेशा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, अब एक और बात समझो, और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये बात समझना हमको जरूरी पड़ जाता है कि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह के फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में 90 डिग्री का कोण बना रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसके कारण φ1 क्या हो जाएगा, अच्छा φ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई डी ए cos 90 डिग्री हो रहा है। इसी तरह φ3 हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह कहा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर को 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो φ1 और φ3 सेम ही हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। φ2 क्या होगा वो समझना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ये समझो कि मेरे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसी तरह इसके परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो φ2 बराबर मैं लिख सकता हूँ ई ए, यदि इसको डी ए की जगह यहाँ मैं क्या दे दूँ, A1 दे दूँ, सबसे नया इसको A2 दे दूँ। ठीक है, तो A2 दे दूँ, तो इसके लिए cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट में लिख सकता हूँ EA2। सिमिलरली क्वेश्चन 14 15 भी ऐसे ही था, 16 भी ऐसे ही था, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइव बराबर में क्या लिखूंगा, φ1 φ3 तो 0 हो गया, φ2 कितना है EA2 प्लस 0। अच्छा EA2 का मतलब ई लिखूंगा एरिया, सॉरी ई का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A2 का मतलब इस पार्ट का एरिया, ये जो पूरा है इस पार्ट का एरिया, पूरे पार्ट का जो एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया वो कितना हो जाएगा, वो लिख दूंगा मैं 2 पाई x पूरा सरकमफेरेंस और इसका लेंथ l। तो इस तरह से φ बराबर हमको पता चल गया E2 पाई x इंटू एल। कोई दिक्कत नहीं है, इससे पास होने वाला सिलेंड्रिकल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल। अच्छा फ्लक्स बराबर एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो Q इन Q के बराबर होगा, क्योंकि गाउसियन सरफेस पर टोटल चार्ज क्या Q है, और वो यहाँ पे क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q का वैल्यू है क्या, तो Q का वैल्यू है रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों को वैल्यू बराबर होना होगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर लिख देते हैं। तो E2 पाई एक्स इंटू एल, और इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, फाइव बराबर ये जो है, तो ये टर्म हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एल से एल ये कट गया, तो ई बराबर हमारे पास आया क्या, तो रो, अच्छा एक्स है और ये एक्स स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, तो एक एक्स बचेगा, तो रो पाई एक्स, ठीक है, रो पाई एक्स। अच्छा पाई से पाई भी कट रहा है, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो सही क्या बचेगा, ऊपर में रो बचेगा और एक्स बच रहा है, इधर क्या बचेगा 2 बच रहा है, केवल 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 इधर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से किसी भी सिलेंडर के अंदर उसे x डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस सिलेंडर के अंदर इसके x
एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया था और उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे एक सेपरेटली दिखाने के लिए। फ्लक्स निकाल लिए टोटल और उसको क्या कर दी क्यू इन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दी, क्योंकि दोनों फ्लक्स ही है, दोनों को बराबर होना होगा, तो इस तरह मैंने ई का वैल्यू निकाल लिया। तो पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्या यही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सीट है ये मैं इसका इस फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस सीट का एक तरह से कहा जाए तो साइड व्यू है। यदि मेरे पास इस तरह का, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया और इसका साइड व्यू हो गया, तो साइड व्यू कुछ इस तरह का है। यदि इसका ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, पूरा एक लंबा सीट है, ठीक है, ये इस तरह कुछ लंबा है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये इसका साइड व्यू है, ठीक है, साइड व्यू। ये साइड व्यू का मतलब ये वाला पार्ट है, बहुत अच्छा खासा सीट है जिसका थिकनेस दे रखा है। थिकनेस कितना दे रखा है? दे रखा है डी कंटेंस थिकनेस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी रो। तो ये इसका थिकनेस कितना है? डी है। और इस पूरे सीट पे जो क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है। रो का मतलब साफ है कि वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता रहा है, तो रो यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो हमारे पास रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो इस तरह से हमारे पास फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट एट ए एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन का मतलब है कि ये इसका एकदम मिड वाला पार्ट जो है सेंट्रल प्लेन, ये इसका मिड वाला पार्ट जो है सेंट्रल प्लेन। ये जो इसका यदि मान लीजिए थिकनेस इस तरह डी है, तो उसका जो मिड वाला होगा वो सेंट्रल प्लेन में कहा जाएगा। तो उससे कितना डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। तो हमारे पास जो एक्स डिस्टेंस मान लिया जाए, एक्स ये कोई डिस्टेंस होगा जो सेंट्रल प्लेन से होगा, और ये इसका कुछ इस तरह का, ये एक्स डिस्टेंस इधर है तो इधर भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है। चलो ये इसका सेंट्रल प्लेन जो बीच वाला लाइन होगा एक तरह से सेंट्रल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस इधर है तो एक्स डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, तो उनको दोनों तरफ मिल गया। ये बात तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक सीट है प्लेन टाइप का, और ये उसका मैंने क्या कर दिया साइड व्यू दिखा दिया, क्योंकि यही हमारे काम का है, ये काम का नहीं है बताने के लिए। ये फ्रंट व्यू हो गया, इसका साइड व्यू हो गया, और इसका थिकनेस डी है, यही चीज़ है यहाँ पे। और इसका जो सेंट्रल प्लेन है एक्स डिस्टेंस पर हमको क्या बताना है, इनसाइड द प्लेट है, तो इनसाइड द प्लेट आ गया इस डिस्टेंस, तुमको बताना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट एट ए एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्लेन। मतलब पी पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हम सॉल्व किए थे, क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 में हम मतलब एक जो सिलेंडर था उसके अंदर जो एक्स डिस्टेंस है उसका एक्सिस से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यहाँ पे सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में कॉमन ये था कि दोनों इनसाइड वाला पॉइंट था। तो ये हमारे काम का नहीं, इस पार्ट को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करें, मिटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि साइड भी हमारे पास पता चल गया। अच्छा ये तो इसका थिकनेस हो गया, तो इसका कुछ तो एरिया होगा, ये एरिया हो गया और ये थिकनेस हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि इस प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। प्लेट का एरिया कितना है, जो या सीट बोल रखा है यहाँ पे, सीट बोला जाए, सीट का एरिया ये मान लेता हूँ, ठीक है। सीट का एरिया कितना मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सीट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीट हो जाएगा ए इंटू डी, मतलब क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस, सॉरी एरिया इंटू विड्थ जो है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ओवरऑल, ये जो पूरा सीट है। तो ये पता चल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर मैं इसी तरह का एक तरह से गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। अब ये सोचो कि अब ये 2x थिकनेस का हमको प्लेट मिल गया, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि अब ये कुछ इस तरह का प्लेट हो गया जो गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 2x थिकनेस का एक प्लेट सीट हो गया, पहले थिकनेस डी था। अब मुझे किसी पी पॉइंट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से गॉसियन सरफेस डिजाइन कर रहा हूँ
और उस गाउसियन सरफेस का थिकनेस कितना हो जाएगा 2x। तो इस सेंट्रल प्लेन से इधर भी P पॉइंट हो सकता है, ये P पॉइंट सेंट्रल प्लेन से इधर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों भी तो डिस्टेंस x है ना। तो ये बताया तो थोड़ी कि लेफ्ट साइड है राइट साइड, इसका मतलब कह रहा है कि किसी भी साइड हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जो सेपरेट है ये जो पार्ट हमारा गाउसियन सरफेस बन रहा है x डिस्टेंस के लिए 2x थिकनेस का, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरह का है, या कहने के लिए मैं ऐसा कह दूं कि एक तरह से ये बोल दूं कि ये d थिकनेस का जो मेरे पास सीट था, अब मैं 2x थिकनेस का इसे निकाल लेता हूँ एक सीट, तो इसका थिकनेस हो गया 2x, ठीक है। और ये P पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 2x थिकनेस का हो गया सीट, अब P पॉइंट यहाँ पे आ गया। मैं क्या करूँ, ये हमारा एक तरह से गाउसियन सरफेस भी है, पूरा पॉइंट इंक्लूडेड है, तो गाउसियन सरफेस है, तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, निकल रहा होगा, और एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा होगा, इसी के लॉन्ग हो रहा होगा। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब cos थीटा 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए, सॉरी ए देना चाहिए। अच्छा, एरिया एक तरह से हमको पता है ए ही है, तो एरिया ए ही रहेगा, थिकनेस चेंज हो रहा है, एरिया तो ए ही रहेगा, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0, मतलब फाई बराबर ई ए हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फाई बराबर ई ए हो जाएगा। अच्छा, फाई बराबर ई ए हो जाएगा, ये तो पता चल गया, एरिया सेम ही रहेगा, ये एरिया सेम रहेगा, इसी में से 2x थिकनेस का निकाल लिया। अच्छा, फ्लक्स बराबर एक और फॉर्मूला पर है, क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या, जो गाउसियन सरफेस हम बनाए हैं उसके इनसाइड कितना चार्ज है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो क्यू इन जो है हमारे पास क्या है, एक तरह से इनसाइड चार्ज है, किसके अंदर, गाउस के अंदर, जो गाउसियन सरफेस बना है। तो इस पर कितना टोटल चार्ज है, तो ये एक तरह से हमारे पास क्या 2x थिकनेस का है, और इसका एरिया कितना a है। तो इस पर जो चार्ज बता करना है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो इस पर किसके गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो q है, इनसाइड चार्ज के बराबर। तो q बराबर मैं लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और इनटू इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना a, और अच्छा वॉल्यूम a है, वॉल्यूम कितना है, a है, और थिकनेस कितना है 2x है, ठीक है, एरिया इंटू विड्थ, तो विड्थ कितना है 2x है, तो एरिया इंटू 2x हो जाएगा विड्थ। तो इस तरह से इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, रो a 2x। अच्छा, एक जगह छोटा सा हमको मिस्टेक हुआ है, पता है क्या, हमने जब बना रखा था फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये तो केवल एक पार्ट का था ना, ये जो है इस पार्ट को देखो, ये मध्य मान लो थोड़ा देर के लिए, ये 2x का एक विड्थ का एक सीट है, तो इसका एक पार्ट एरिया इधर भी है और एक पार्ट इधर भी है, फ्लक्स इधर से भी जा रहा है और फ्लक्स इधर से भी जा रहा है, तो इधर से तो E भी है और A भी है, इधर से भी E है और A भी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये तो φ1 हो जाएगा। तो φ1 यदि लिखो, फाई लिखना होगा तो मुझे φ1 प्लस φ2 लिखना होगा, ठीक है, और φ2 भी इसी के बराबर आएगा, ठीक है, इधर से भी φ1, इधर के लिए φ1 और इधर के लिए φ2, मतलब इधर से भी फ्लक्स पास हो रहा है, इधर से फ्लक्स हो रहा है, जितना इधर से पास हो रहा है उतना इधर से हो रहा है, तो इस तरफ फाई बराबर φ1 प्लस φ2, तो ये हो जाएगा 2φ1, क्योंकि पहले पता है φ1 φ2 बराबर है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर, मेरे पास फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा 2EA हो जाएगा। अब सही हुआ, कहने का मतलब है कि पूरे सीट से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो 2EA, तो ये पूरा इसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया, इसका इधर से भी पास होगा इलेक्ट्रिक, इधर से भी पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर इसका एरिया, तो इसलिए 2EA हो गया। तो मैंने जो निकाला वो एक साइड के लिए निकाला था, ठीक है, दूसरे साइड का भी इतना ही आ रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया φ1 φ2 को बराबर कर दिया, तो टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2, तो 2φ1, इसका मतलब φ = 2EA। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों का आपस में कितना होना होगा, बराबर होना होगा, तो बराबर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखेंगे 2EA। अच्छा, q बराबर हम भी निकाले क्या है, रो a इंटू 2x, तो ये हो जाएगा रो इंटू a 2x एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 2EA, कुछ कट रहा है क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, E इधर बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, रो x एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या लिख सकता हूँ, रो x एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि सीट के अंदर जो x डिस्टेंस होगा सेंट्रल प्लेन से, उसके लिए P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 16 से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे आया था रो x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे कंडीशन कुछ और था, यहाँ पे कंडीशन ये कि दोनों तरफ से
फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा और दोनों तरफ का वैल्यू सेम है इसलिए डबल हो जाएगा। ठीक है, एक साइड का निकाला है उसको डबल कर दे। और फ्लक्स बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ क्यू इन एप्सिलॉन नॉट का यूज करके, तो दोनों तरफ का जो फ्लक्स है बराबर ही होना चाहिए, तो उसके थ्रू मैं ई का वैल्यू निकाले। तो पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो, और कॉन्सेप्ट समझना हो तो वीडियो के पीछे आकर के रिवर्स आकर देख सकते हो कि कहाँ पे क्या कौन सा स्टेप कैसे आया। तो इस तरह से क्वेश्चन 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁶ इज प्लेस्ड क्लोज टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q, और Q का वैल्यू कितना है माइनस, मतलब एक तरह से निगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 × 10⁻⁶ कूलाम है। चलो ठीक है, इज ए प्लेस क्लोज टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा गया। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट कुछ इस तरह का हमारे पास है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास जो सिग्मा है वो दे रखा है। इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा है वो दे रखा है। सिग्मा कितना दे रखा है यहाँ पे, सिग्मा हमारे पास दे रखा है 4 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाय एरिया है। ठीक है, 4 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ये सिग्मा है। फाइंड द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। ठीक है, हमको ये बताना। अच्छा चलो एक बात को समझो, ये प्लेट है नॉन कंडक्टिंग, इसके द्वारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सिग्मा पॉजिटिव बता रखा है, इसका मतलब है ये भी कुछ पॉजिटिव टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा हो, मतलब कहने मतलब है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फोर्स, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा और ये इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये जो सीट है नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा कि यदि नॉन कंडक्टिंग जो सीट है उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा। तो यहाँ पे चार्ज है, एक ही चार्ज है, एक ही तरफ से ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ई का वैल्यू पता चलेगा सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, और फोर्स बराबर पता है क्या होता है, एफ बराबर होता है ई क्यू, सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा, हमको कितना अट्रैक्शन फोर्स है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी फोर्स का वैल्यू आएगा अट्रैक्शन उसको लिख लेते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू है 4 × 10⁻⁶। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताना है तो हमको प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी के लिए हटा देंगे। तो 10, अच्छा एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, 8.85 × 10⁻12 होता है। अच्छा, क्यू का वैल्यू दे रखा है तो क्यू का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻6। तो इस तरह से 10⁻12 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे 10⁻12 कट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2 × 8.85। तो हमारे पास जो फोर्स आ रहा है वो 8 डिवाइडेड बाई 2 × 8.85 है। तो एक तरह से अब ये आया, इसको मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 × 8.85 है, तो इसको डिवाइड करने पर आता है हमारे पास 0.5197 आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितना आ रहा है 0.5 आया था 197। ठीक है, तो जो सीट है इतना फोर्स उस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या देख लेते हैं, ये आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चेक कर लेते हैं, 0.5 न्यूटन। तो ठीक है, फोर्स है तो न्यूटन का लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर, इन्होंने डेसिमल के 2 डिजिट तक से हमने 4 डिजिट तक आंसर निकाला। ठीक है, कैलकुलेटर आसानी से निकल गया, नहीं तो फिर कुछ करना ही पड़ता, तब निकालते तो 2 ही डिजिट तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो चुका है, आसान क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है वैसे वैसे नोट करते चलते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क है। ठीक है, फिक्स टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस तरह कुछ है सिचुएशन, और ये हमारा नॉन कंडक्टिंग चार्ज
प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग ठीक है, चार्ज्ड प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है। एंड वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड टू फिक्स टू ए, तो लिख, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एंड इसका एंड इज फैसिनेटेड टू ए स्मॉल बॉल हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम एंड चार्ज 4 × 10⁻⁶ कूलम इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो थ्रेड था वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन का होगा, पहले बता दिया था एंगल 60 डिग्री है और एक एंड फिक्स है, जो सिल्क थ्रेड है, जो भी एक तरह से धागा होगा सिल्क का, उसे फिक्स है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्यू चार्ज है जो रखा गया है, ठीक है, एक एंड पे, लास्ट वाले एंड पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो एक एंड पॉइंट क्या है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि नेट फोर्स कितना है, इस पे 0 है, कोई नेट फोर्स नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का ही मतलब है, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है। एंड फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट है, तो इस प्लेट पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमको बताना, जिसको मैं सिग्मा बोलता हूँ। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी ये क्या करेगा, रिपल करेगा दूसरे को, तो ये इसको ये रिपल करना चाहेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसलिए एंगल वर्टिकली 60 डिग्री बन गया। इधर की तरफ खींचना चाहेगा, यदि अट्रैक्ट करना चाहता तो क्या हो जाता, इसी पे चिपक जाता। तो ये इसको रिपल कर रहा है और इतना ही रिपल कर रहा है जिसके साथ वर्टिकल में 60 डिग्री एंगल बना सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, सिग्मा ई बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। जो नॉन कंडक्टिंग सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इस साइड कितना है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, E × Q। ये फोर्स कौन लगाएगा, ये सीट लगाएगा, सॉरी ये प्लेट लगाएगा, किधर रिपल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट × Q, ठीक है। अच्छा, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पर जो कुछ फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह का है सिचुएशन है, ये वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE में बोल देता हूँ, जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बोल रहा हूँ। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, जिसको मैं ग्रेविटी के कारण फोर्स बता रहा हूँ। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एक तरह से 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये देखो ट्राइंगल बना करके, ये FG है और ये FG नहीं, ये FG वाला पार्ट है, वर्टिकल है कंपोनेंट है ना, तो ये FG बन जाएगा। ये हॉरिजेंटल, ये इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह कुछ बन जाएगा, तो ये FE बन जाएगा। मतलब इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ रख सकता हूँ। ये वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि मैं शिफ्टिंग पॉसिबल है, मतलब एक तरह से पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है ये, तो FE, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 बराबर, अच्छा FG बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो चार्ज पार्टिकल उसका मास इनटू ग्रेविटी G, ठीक है, FG है और FE तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, FE, बेस कितना है, FG, ठीक है। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ये रहा FE और ये रहा नीचे FG, ठीक है। क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं √3 FG = FE, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, FG इधर चला गया तो √3 FG = FE। अच्छा, √3 FG का वैल्यू कितना होता है, mg के बराबर होता है, तो mg लिख दिए। और FE का वैल्यू कितना है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट × Q। अब क्या करते हैं, देखो इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स 0 है, इधर क्या कर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ये सीट इस पर, तो इधर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो एंगल 60 डिग्री है। तो मैंने क्या कर दिया, tan थीटा लगा दिया। tan थीटा लगाने के बाद आता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर FE है और बेस कितना FG है। सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है, तो √3 FG इधर चला गया और FE के बराबर √3 FG, FG का मतलब mg। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से सबका वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये √3 हो जाएगा। अच्छा, mg कितना है, mg
एम दे रखा है, शायद एम दे रखा है, एम मास दे रखा है 10 ग्राम है, ठीक है। तो इसको 10 ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड। जी का वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो, मैं 10 मान के सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा रखो 2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, क्यू का वैल्यू दे रखा है, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। ये क्यू का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है, अब सिंपली कैलकुलेशन का पार्ट है, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो नीचे बचेगा, ठीक है। 10 की पावर -6 कटेगा तो 10 की पावर -12 से, तो -10 की पावर 6 बचेगा। अच्छा, और भी कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, ये 4 भी कटेगा 2 से, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो मुझे सिग्मा निकालना है, तो क्या करना होगा, तो सिग्मा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सिग्मा है इधर रखता हूँ और इस वाले टर्म को सबको इधर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। नीचे 10 है ही, ठीक है, और 10 की पावर -6 इधर आ रहा है, ठीक है। 10 की पावर -6 इधर आ रहा है, तो 10 की पावर -6, ठीक है। 8.85 इधर आ जाएगा, नीचे था तो ऊपर हो जाएगा 8.85, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये 2 नीचे हो जाएगा, और ये सिग्मा। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो 10 की पावर 10 नीचे तो ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर -7 बन जाएगा, क्योंकि -6 साथ में मल्टीप्लाई भी तो करेगा। तो सिग्मा बराबर क्या आता है, मैं लिख लेता हूँ, सिग्मा बराबर 10 की पावर -7 इंटू ये, तो ये दोनों सॉल्व कर लिया। अब ये वाला पार्ट बचा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। देखते हैं क्या आंसर आता है, तो ये आता है 1.732 √3 का वैल्यू इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आता है 7.6641 आता है, 7.6641 आता है। तो सिग्मा का वैल्यू आता है 10 की पावर -7 इंटू 7.6641 आता है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 19 का आंसर है 7.6 है, 7.5 इंटू 10 की पावर -7 आया, ठीक है। 10 की पावर -7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 आया आंसर में दे रखा है, और हमारा 7.6 है, शायद 9.8 की वजह से ऐसा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर 9.8 की वजह से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओवरऑल कैलकुलेशन सही है, और कॉन्सेप्ट जो है मेन वो यही है कि हम क्या करेंगे, ये दोनों फोर्सों का यूज करेंगे, और जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ वो हमारे काम आएगा। तो इस तरह से सिग्मा का वैल्यू निकालिए। मेन कॉन्सेप्ट का पार्ट है FE और FG, और ये वाला एक स्टेप, ठीक है। ये स्टेप आ गया, यहाँ के बाद तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस तरह से ये जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 7.6641 गुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट की तरह है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 19 के लिए हम लिखे थे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह का था और एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ये हमारा किस तरह का प्लेट था, क्या प्लेट था, ये नॉन कंडक्टिंग था शायद, हाँ नॉन कंडक्टिंग प्लेट था, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें हम लोग निकाले थे, सिग्मा का वैल्यू आया था कुछ 7.66 10 की पावर -7 आया था। हमारा क्या आंसर ये था, और गिवन आंसर कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर -7 है। कोई बात नहीं है, 9.8 के कारण ये आंसर डिफरेंट थोड़ा आ रहा होगा। तो इस पर ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, कुछ बोला नहीं गया था तो पॉजिटिव मानते हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्यों, तो ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको क्या करेगा, रिपल करेगा इस चार्ज को, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर रिपल्सिव Fe इधर लगेगा। इसका मास है नीचे की तरफ, मास है तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, Fg के बराबर होगा। तो इस तरह से ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो रस्सी में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, इधर Fe लग रहा है, नीचे Fg लग रहा है। Fe और Fg के बीच जो है एंगल कितना है 90 डिग्री, Fe और Fg के बीच कितना एंगल 90 डिग्री। रस्सी में जो हमारे पास सिल्क वाला जो रस्सी है उसमें जो टेंशन होगा वो T होगा। तो टेंशन कुछ इस तरह से वर्क करेगा, Fe हॉरिजॉन्टली रिपल्सिव फोर्स है Fe, ठीक है, कुछ इस तरह काम कर रहा है। Fg जो ग्रेविटी के कारण है, और ऊपर की तरफ टेंशन T काम कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। तो सिंपली मुझे टेंशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के कारण जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा,
वही टेंशन को बराबर करा होता है। टेंशन बराबर हो जाएगा एफ रिजल्टेंट मतलब एफ ई और एफ जी कारण, वही क्या करेगा, टेंशन को बराबर करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है सिस्टम, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है एक तरह से। तो एफ रिजल्टेंट बराबर में क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ एफ ई का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह में। एफ ई का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दो, हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 19 में क्या किया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 19 में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखा था, याद हो तो बताओ। tan 60 डिग्री बराबर लिखा था कुछ इस तरह का, क्या किया था मैंने, प्लॉट किया था डायग्राम। ये 60 डिग्री है, ये क्या है नीचे की तरफ बन जाएगा एफ ई, और ये वर्टिकल में चला जाएगा एफ जी। तो इस तरह से tan 60 बराबर में लिखा था परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो एफ ई बराबर में क्या लिख सकता हूँ, √3 एफ जी, ठीक है। एफ ई बराबर में लिख सकता हूँ √3 एफ जी। तो मैं क्या करता हूँ, एफ जी की जगह √3 दे देता हूँ ना, तो ये √3 एफ जी लिख देता हूँ, और प्लस एफ जी का स्क्वायर है ही। अच्छा ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 एफ जी का स्क्वायर, और एफ जी का स्क्वायर ऑलरेडी तो 4 एफ जी स्क्वायर, तो एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो 4 एफ जी का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 एफ जी है तो 12 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 एफ जी। एफ जी है क्या, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो एफ जी एम कितना है, क्वेश्चन में दे रखा था 19 में, मास कितना दे रखा था 10 ग्राम, तो ग्राम में तो इसको क्या करना होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, सब कुछ एसआई में सॉल्व करें, और जी की जगह 10, सिंपली बात है। एफ जी बराबर एम जी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एफ जी बराबर एम जी होता है। तो इस तरह से ये 1 0 कट गया, तो ये 2/10। तो एफ रिजल्टेंट कितना आ गया, एफ रिजल्टेंट आ गया 2/10, मतलब 0.2 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि टेंशन कितना हो जाएगा स्ट्रिंग में, 0.2 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 न्यूटन, ठीक है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इसलिए हमने ये वाला यूज किया था। आसानी से एफ ई निकालने का कोई दिक्कत नहीं था, एफ ई और एफ जी में रिलेशन पता है तो डायरेक्ट एफ जी के फॉर्म में लिख दिए, आसानी से एफ रिजल्टेंट निकल गया, मतलब टेंशन बी सी के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट का आंसर मिला लेते हैं, क्या ये आंसर है 20 का ए पार्ट का 0.2 न्यूटन है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बी पार्ट सॉल्व करें। कह रहा है कि सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। देखो हमारे पास ये बात है कि जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है इसके कारण क्या कर रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, इधर एफ ई लग रहा है, इधर एफ जी लग रहा है, एफ रिजल्टेंट भी लग रहा है। चलो एफ रिजल्टेंट यहाँ लिख दे, चलो यहाँ भी लिख सकते हो एफ रिजल्टेंट, ठीक है, एफ रिजल्टेंट। तो एक तरह से पता चल जाता है कि जो इस यहाँ पे पॉइंट चार्ज उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, रिजल्टेंट 0.2 न्यूटन है, ठीक है, 0.2 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ, ये वाला रिजल्ट को रखता हूँ और बाकी सब चीज़ को मिटा देता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। जो मैं इसका, ये मेरा ए पार्ट का था, ये मेरा ए पार्ट का आंसर है सारा कुछ। अच्छा ए पार्ट में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा पीछे आके देखना होगा कि कौन सा स्टेप कैसे आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, बी पार्ट सॉल्व करने के लिए इस रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को ध्यान में रखूँगा और बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस बन जाए। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को रखूँगा और बाकी सबको मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यदि मैं यहाँ पे वर्टिकली के साथ 60 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा फोर्स लगा के क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरह यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो इसको मैं फोर्स लगाता हूँ थोड़ा हल्का ऐसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, हल्का ऐसे एसएचएम करेगा। पहले बता दिया है कि थोड़ा सा ऑसिलेशन कर रहा है तो हल्का से इधर जाएगा, फिर हल्का से इधर जाएगा, हल्का से इधर जाएगा, इस तरह कुछ एसएचएम होगा। लेकिन ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलेगा नहीं, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, सॉरी ये कहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर से आएगा। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्वेश्चन में पहले बता रखा है कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री कोण बना करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो इतना ही बस ये ऑसिलेशन करता रहेगा, ठीक है। ये इसको देखने का समझने का तरीका है। तो ये कुछ इस तरह का, जिस तरह सिंपल पेंडुलम होता है वो यहाँ पे इस तरह का ऑसिलेशन करता है, ठीक है, कुछ इस तरह का ऑसिलेशन करता है,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसा कुछ ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये सिंपली एक अच्छा आइडियल डायग्राम है। ये थोड़ा सा समझो कि वर्टिकल का 60 डिग्री बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ 0 डिग्री बना रहा है, कोई एंगल ही नहीं है वर्टिकल के लॉन्ग है। तो अच्छा देखो एक बात बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे हम पढ़े हो गए, तो उसमें बताया जाता है कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ भी मीन पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऑसिलेशन करते रहता है। वहाँ यहाँ भी वही हाल है, यहाँ थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऑसिलेशन करेगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है टाइम पीरियड, इसमें क्या टाइम पीरियड होता है नॉर्मली, तो इसमें टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ये नॉर्मल है, केवल ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी काम कर रहा है और ग्रेविटी भी काम कर रहा है। तो ऑसिलेशन जो कुछ इस तरह का होगा, मैं इसको मिला देता हूँ स्ट्रिंग से, तो ये ऑसिलेशन कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है और ग्रेविटी का। तो जब दो फोर्स तीन फोर्स काम करने लगे, यदि ग्रेविटी को छोड़ करके या प्रॉब्लम बन जाए हमारे पास कुछ इस तरह का कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाए कि फोर्स ग्रेविटी के को छोड़कर और भी कोई फोर्स कम करे, तो उस टाइम पे हमको जी इफेक्टिव लगाना पड़ता है। तो जी इफेक्टिव लगाएंगे तो टी बराबर लिखना पड़ेगा 2π√L/g इफेक्टिव, ठीक है। जी इफेक्टिव लगाएंगे। जी इफेक्टिव निकालते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 29, तो वहाँ पर भी जी इफेक्टिव निकाल के टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आया था। वहाँ पर भी बताए थे कैसे जी इफेक्टिव निकाला जाता है, यहाँ पर फिर से बताए थे। देखो इस पर जो फोर्स नेट लग रहा है, इस पर वो क्या है, एफ रिजल्टेंट इधर लग रहा है और टेंशन इधर बैलेंस कर रहा है। थोड़ा देर के लिए टेंशन भूल जाओ तो इसको फोर्स क्या लग रहा है, एफ रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एफ रिजल्टेंट नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है। तो जब भी हमारे पास क्या किया जाए कि हमको जी इफेक्टिव निकालने के लिए कहा जाए, तो जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो समझ लो। तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमको ये बताओ कि सबसे बड़ा बात ये है कि एफ रिजल्टेंट टेंशन को तो बैलेंस कर रहा है। ये जो एफ रिजल्टेंट आया था, जो एफ रिजल्टेंट आता है वो क्या कर रहा है, टेंशन को बैलेंस कर रहा था, ठीक है ना, टेंशन को बैलेंस कर रहा था। तो जी इफेक्टिव निकालने का क्या तरीका है कि एफ रिजल्टेंट जो फोर्स आया है उसको क्या कर दो, मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से इसके एफ रिजल्टेंट को क्या कर दूं, मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जी इफेक्टिव मिल जाएगा। एफ रिजल्टेंट पता है कितना है, 0.2 न्यूटन है, 0.2। मास कितना है, मास पहले से पता है, क्वेश्चन नंबर 19 में बता रखा है 10 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये 0.2 के जगह मैं 2 × 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ और इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0.2 के जगह में लिख दिया 2 × 10 की पावर -1। और जी इफेक्टिव निकालने के लिए क्या लिखा, एफ रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना कर रहा है, अभी स्ट्रिंग वाले फोर्स को भूल जाएंगे, ठीक है। एफ रिजल्टेंट कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ रिजल्टेंट 0.2 न्यूटन है और मास कितना है, तो 10 ग्राम है, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है। तो इस तरह से मैं जी इफेक्टिव निकाल लिया, तो एफ जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा एफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। टेंशन को के बारे में भी नहीं कुछ सोचना है, अभी टेंशन को वो भूल जाना है कि इस पर कोई टेंशन फोर्स लग रहा है। इतना ही देखना है कि स्ट्रिंग पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों के कारण एफ रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो एफ रिजल्टेंट बन रहा है जिसको टेंशन बैलेंस करना है, लेकिन अभी के लिए टेंशन भूल जाते हैं। तो एफ रिजल्टेंट 0.2 न्यूटन हो गया, मास हो गया 10 ग्राम जिसको किलोग्राम में 10⁻³ से मल्टीप्लाई केजी में आ गया। 0.2 है तो 2 × 10 की पावर -1 और नीचे क्या 10 की पावर -2, ये कट जाएगा तो ऊपर चला 10 की पावर -1 से कटेगा तो 10 की पावर -1 बनेगा और ऊपर चला जाएगा तो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, ठीक है। तो जी इफेक्टिव 20 मतलब तो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली कितना होता है जब केवल ग्रेविटेशन का काम करता है तो जी होता है जिसको मैं 10 मान लेता हूँ। तो जी इफेक्टिव 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिजल्ट का यूज करके मैंने जी इफेक्टिव निकाल लिया है, ठीक है। एफ रिजल्टेंट देख लो और मास से डिवाइड कर दो, जी इफेक्टिव निकल जाएगा, ठीक है। जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एफ इस पार्ट को मिटा देता हूँ तो जी इफेक्टिव हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। एक स्मॉल ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो रहा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो रहा है जिसका टाइम पीरियड 2π × L/g इफेक्टिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, कोई और फोर्स है ग्रेविटी के अतिरिक्त, ठीक है। तो ये 2π L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1,
मल्टीप्लाई करने पर L हो गया। जी इफेक्टिव कितना आता है 20 आता है, ठीक है। तो ये 10 माइनस ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। 2 पाई है ही, अच्छा 200 है तो 10 तो बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √2, ठीक है, √2 हो गया। तो इस तरह से ये √2 भी कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा √2 ऊपर बन जाएगा। तो फाइनली टाइम पीरियड मेरे पास आया क्या √2 पाई डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यहाँ है तो √2 में, ये तो 200 में क्या हो जाएगा 2 × 100, तो 100 का क्या हो जाएगा 10, और √2 तो अंदर ही रहेगा। ये √2 2 से करेगा तो √2 ऊपर बन जाएगा, 2 से √2 करेगा तो ऊपर √2 आ जाएगा, और पाई डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज करके, कितना आता है देख लेते हैं। तो √2 का वैल्यू 1.414 और 3.14, ये आता है कितना 4.4399 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.4439 सेकेंड। इस तरह से जो 20A का जो प्रॉब्लम है, जो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 0.4439 सेकेंड। एक बार आंसर मिला लेते हैं 21 का, क्या यही आंसर है? 21 का आंसर है 0.45 सेकेंड है, ठीक है। राउंडिंग अप करेंगे तब भी नहीं आएगा, चलो लेकिन ठीक है, ये मानना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद 0.44 है, वहाँ 0.45 आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है। तो कहने का मतलब है कि 9.8 लेकर के थोड़ा सा फिर से आंसर के पास पहुंचा जा सकता है। मैंने जी की जगह 10 लेकर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इस तरह से हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ गया है। तो ये समझना बार बार जरूरी है कि ऑसिलेशन कुछ इस तरह का होगा, ये रहेगा एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पोजीशन के हल्का ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, इस तरह का स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो जाएगा। जी इफेक्टिव ज़्यादा है, इसका मतलब है टाइम पीरियड कम आया है, चूंकि जी नीचे है और टाइम पीरियड कम आया, इसका मतलब बहुत फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है। जनरली जी इफेक्टिव जी के बराबर होता है जब कोई फोर्स और काम नहीं करे तो फोर्स काम कर रहा था इसलिए जी इफेक्टिव 20 बन गया। इसका मतलब टाइम पीरियड छोटा है, इसका मतलब बहुत फास्ट ऑसिलेशन हुआ है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था 20 का, ये ए पार्ट था ऊपर में सॉल्व किए थे, और ये बी पार्ट था यहाँ से टाइम पीरियड का, ठीक है। तो ये बी पार्ट था, तो बी पार्ट और ए पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, बी पार्ट था। तो 20 का ये बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। कहीं भी कोई डाउट हो तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन देख सकते हो कैसे आए, कैसे क्या किए, और कॉन्सेप्ट सुनना तो पीछे जाके देख सकते हो कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाले थे, रिजल्टेंट फोर्स, फिर जी इफेक्टिव कैसे निकालें, तो वो सब पीछे जाके देख सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 20। अब हम 21 सॉल्व करते हैं।